नमस्कार, जय हिंद मित्रों। स्वागत है आपका एक बार फिर से कक्षा 8 की जो अपनी सामाजिक विज्ञान की पुस्तक चल रही है उसका आज 14 नंबर अध्याय है संघीय सरकार। इसको हम दो पार्ट के अंदर करेंगे और अच्छे से समझते हुए करेंगे। सीधे जो फैक्ट है इस अध्याय के अंदर उन्हीं की बात करेंगे। देखिए, संघीय शासन व्यवस्था में जो राष्ट्रीय सरकार होती है उसको संघ सरकार या संघीय सरकार कहा जाता है, जो सेंट्रल लेवल पर होती है, अथवा केंद्रीय सरकार भी कह दिया जाता है। और जो क्षेत्रीय सरकार होती है या जो राज्य सरकार होती है उसे राज्य सरकार कह सकते हैं, प्रांतीय सरकार कह सकते हैं। जैसे कि अपने राजस्थान हो गई, और संघीय शासन व्यवस्था के अंदर जो केंद्र सरकार बोलते हैं, जैसे कि हमारी भारत सरकार हो गई। ये यहाँ पर मुख्य बात है। देखिए, वर्तमान में यानी कि ये किताब पहले पब्लिश हो रखी है, तो इसमें 29 राज्य और 7 केंद्र शासित प्रदेश बताए गए जो कि पहले थे। अब कितने क्या हैं वो आप कमेंट करके बताना कि कितने केंद्र शासित प्रदेश और राज्य हैं अभी वर्तमान में। आगे बढ़ते हैं। संघीय शासन व्यवस्था। तो सामान्यतः जब किसी देश में शासन की जो सारी शक्तियाँ, सारी पावर्स है, वो एक ही स्तर पर, एक ही जगह केंद्रित हो तो उसे एकात्मक शासन व्यवस्था कहते हैं। यानी कि एक ही जगह से शासन है जो संचालित होता है। इसके विपरीत जब किसी देश में शासन की शक्तियां केंद्र एवं राज्यों के बीच स्पष्ट रूप से विभाजित हो तो उसे संघीय शासन व्यवस्था कहा जाता है। कि केंद्र के पास में ये पावर से केंद्र है जो ये काम कर सकता है, राज्य है जो ये काम कर सकता है, तो वो क्या कहलाएगा? संघीय शासन व्यवस्था। संघीय शासन व्यवस्था की कुछ विशेषताएं, लक्षण हैं, वो देखते हैं। यहाँ से सवाल बन सकता है कि निम्न में से संघीय शासन व्यवस्था की विशेषताएं नहीं है, या कौन सी नहीं है या कौन सी है, तो इस प्रकार से प्रश्न बन सकता है। तो संविधान की सर्वोच्चता होती है इसके अंदर। अगली विशेषता, द्विसदनात्मक विधायिका, दो सदन होते हैं। लिखित संविधान होता है। शासन की शक्तियों का केंद्र और राज्यों के मध्य स्पष्ट विभाजन होता है कि केंद्र के पास ये पावर है, सेंटर के पास, और स्टेट के पास ये पावर्स हैं। द्विस्तरीय शासन व्यवस्था अर्थात केंद्र और राज्य में दोनों जगह अलग अलग सरकारें होना। जैसे अपने सेंटर लेवल पे मोदी साहब की है, राजस्थान की बात करें तो अपने कांग्रेस गहलोत साहब है, तो दोनों जगह अलग अलग सरकारें होना। स्वतंत्र एवं निष्पक्ष न्यायपालिका की मौजूदगी, जैसे कि न्यायपालिका में दूसरे जो सदन है यह जो दखल नहीं देते हैं, स्वतंत्र है वो। हमारे देश की शासन व्यवस्था एक संघीय शासन व्यवस्था है। अपने देश की कौन सी शासन व्यवस्था है? संघीय शासन व्यवस्था है। ये हर एक पंक्ति के अंदर प्रश्न है जो बनते जाते हैं, क्योंकि संघीय शासन व्यवस्था की उपयुक्त वर्णित सभी विशेषताएं, जो पर विशेषताएं हमने पढ़ी है अभी, वो हमारे देश की शासन व्यवस्था में क्या है? विद्यमान है, उपस्थित है। संविधान द्वारा संघ, राज्य तथा समवर्ती सूची के तहत केंद्र और राज्यों के मध्य उनके कार्यों के विषयों का स्पष्ट विभाजन कर दिया गया। अपने 3 सूचियाँ हैं, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची, जिसमें बताया गया कि केंद्र सरकार के पास ये पावर्स है, इन विषयों पर वो नियम कानून बना सकती है, राज्य इन पे और समवर्ती जिन पे दोनों बना सकती है, लेकिन प्रमुखता है जो सेंटर बना देता है उसको दी जाती है समवर्ती में। तो ये हो गया, संघीय सरकार को शक्तियों के मामले में राज्य सरकार से अधिक अधिकार प्राप्त है, सेंटर के पास ज़्यादा पावर्स हैं। किंतु संघीय शासन व्यवस्था होने के बावजूद भी भारत में इकहरी नागरिकता का प्रावधान है। नागरिकता इकहरी है यहाँ पर, ठीक है। अलग अलग स्टेट के पास अलग पावर्स है, केंद्र के पास अलग है, लेकिन फिर भी यहाँ पर भारत में क्या इकहरी नागरिकता का प्रावधान है। अब हम समझते हैं संसदीय शासन प्रणाली को। देखिए, आप सुनते हुए अच्छे से समझते हुए करेंगे तो पाठ है जो अपना 15-20 मिनट के अंदर पूरा भी हो जाता है, और आपके अच्छे से सुनोगे और साथ साथ में अंडरलाइन करते हुए देखोगे तो खोपड़ी में जो ये चीज़ें बैठ भी जाएगी। हम पाठ के अंदर उतना ही समय देते हैं जितना कि लगना चाहिए। ये नहीं कि 5 मिनट में मैटर कंप्लीट होने वाला और 20 मिनट चलाए रखें उसे, ऐसा नहीं है। देखिए, संसदीय शासन प्रणाली संघीय शासन व्यवस्था के अंतर्गत
हमारे देश में संसदीय शासन प्रणाली को अपनाया गया क्योंकि उत्तरदायित्व के मामले में संसदीय शासन प्रणाली अन्य शासन प्रणालियों से क्या है, बेहतर है। अगर ड्यूटीज़ की बात करें, उत्तरदायित्व निभाने की बात करें तो ये बेहतर है। इसमें कार्यपालिका संसद के प्रति उत्तरदायी होती है। जो कार्यपालिका होती है वो संसद के प्रति उत्तरदायी होती है, ध्यान में रखिए। कार्यपालिका संसद के प्रति उत्तरदायी होती है। इस व्यवस्था में शासन का संवैधानिक अध्यक्ष राष्ट्रपति होता है। यहाँ से प्रश्न ये पूछा गया, शासन का संवैधानिक अध्यक्ष कौन होता है? राष्ट्रपति होता है। किंतु वास्तव में राष्ट्रपति की शक्तियों का प्रयोग कौन करता है? कार्यपालिका अर्थात मंत्रिपरिषद के द्वारा किया जाता है। इसमें कार्यपालिका एवं व्यवस्थापिका के बीच में समन्वय भी बना रहता है। देखिए, कार्यपालिका में कौन कौन आता है? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री एवं मंत्रिपरिषद। और जो संसदीय शासन प्रणाली, उसमें व्यवस्थापिका में कौन आता है? संसद। अब संसद में कौन? राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा। ठीक है, डायग्राम के माध्यम से भी आप समझ सकते हैं। आगे देखिए कि जो चित्र बने गए हैं ऊपर है, उसमें राष्ट्रपति जो होता है और कार्यपालिका और व्यवस्थापिका दोनों ही अंगों में सम्मिलित है। देखिए, राष्ट्रपति यहाँ पर कार्यपालिका में भी शामिल है और राष्ट्रपति है जो अपने व्यवस्थापिका में भी शामिल है। आगे देखिए, तो राष्ट्रपति कार्यपालिका और व्यवस्थापिका दोनों में शामिल है क्योंकि संसद जो भी विधेयक पारित करती है, ध्यान से सुनिएगा इस बात को, संसद जो भी विधेयक पारित करती है वह राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बाद ही क्या बनता है? कानून बनता है। और राष्ट्रपति पद को ही संविधान ने कार्यपालिका की शक्तियां है जो सौंपी है। राष्ट्रपति पद को ही संविधान ने कार्यपालिका की शक्तियां सौंपी है। राष्ट्रपति ही संसद की बैठक आहूत करता है और तथा प्रथम बैठक को संबोधित करता है। ध्यान में रखिएगा, प्रथम बैठक को संबोधित कौन करता है? राष्ट्रपति। इसलिए वह व्यवस्थापिका और कार्यपालिका दोनों का भाग है। आगे बढ़ते हैं। संसद हमारी संघीय व्यवस्थापिका है। संसद जो है क्या है? हमारी संघीय व्यवस्थापिका, सेंटर की, जो कि संघ सूची एवं समवर्ती सूची के विषयों पर कानून बनाती है। संघ सूची पर तो बनाती ही है, समवर्ती सूची पर भी बना सकती है। संसद द्वारा बनाए गए कानूनों को लागू करने का कार्य संघीय कार्यपालिका द्वारा किया जाता है। ठीक, कानून लागू कौन करती है? कार्यपालिका, संघीय कार्यपालिका। और संघीय कार्यपालिका में राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद शामिल है। संघीय कार्यपालिका में कौन कौन शामिल है? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद। ये भारतीय संसद भवन है इधर अपना। अब भारतीय संसद को देखते हैं, यहाँ से क्या चीज़ें महत्वपूर्ण, कौन से प्रश्न है जो बन सकते हैं। हमारी संघीय व्यवस्थापिका या विधायिका का नाम संसद है। जो संघीय व्यवस्थापिका कहें या फिर विधायिका कहें, उसका नाम क्या है? संसद है। देश में संघ सूची एवं समवर्ती सूची के विषयों पर कानून बनाने की शक्ति किसके पास है? संसद के पास है। हालांकि समवर्ती सूची के विषयों पर राज्य विधायिका भी कानून बना सकती है, परंतु एक ही विषय पर राज्य विधायिका और संसद दोनों ने कानून बना लिया है तो संसद द्वारा बनाया गया कानून ही मान्य होगा। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया, ज़्यादा पावर्स है जो सेंटर के पास में। एक ही सब्जेक्ट को लेकर अगर दोनों ने कानून बनाया तो मान्य कानून कौन सा होगा? सेंटर वाला। संसद का गठन, महत्वपूर्ण बातों पर चलते हैं। संसद का गठन राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा से मिलकर होता है, जैसा कि हमने उस डायग्राम में देखा था। संसद के अंदर कौन कौन शामिल होता है? राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा। हमारी संसद जो है क्या है? द्विसदनात्मक है, अर्थात हमारी संसद की क्या है? 2 सदन है। कौन कौन से? लोकसभा और राज्यसभा। 2 सदन कौन से? लोकसभा और राज्यसभा। लोकसभा की चर्चा करते हैं, क्या क्या महत्वपूर्ण चीज़ें हैं। तो लोकसभा संसद का जनता द्वारा निर्वाचित जनप्रतिनिधि सदन है। पूछा जा सकता है कि लोकसभा निम्न में से जनता द्वारा निर्वाचित जनप्रतिनिधि सदन है। तो लोकसभा दे दिया और दे दिए 2-3 सदन, कुछ भी नाम दे दिया, तो वहाँ पर आपको ध्यान में रखना है लोकसभा।
जिसे निम्न सदन भी कहते हैं। और लोकसभा को निम्न सदन भी कहा जाता है और राज्यसभा को उच्च सदन, वो हम आगे देखेंगे। लोकसभा के सदस्यों का चुनाव जनता द्वारा वयस्क मताधिकार के आधार पर किया जाता है और लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या 552 हो सकती है, 552 हो सकती है। अधिकतम जो सदस्यों की संख्या है वो 552 हो सकती है। वर्तमान में लोकसभा में कितने हैं? 545 सदस्य हैं, जिनमें से अभी 545 है, 545, जिनमें से 530 तो राज्यों से हो गए और 13 केंद्र शासित प्रदेशों से और 2 राष्ट्रपति है जो मनोनीत करता है। इस प्रकार से हो गए ये अपने 545। लोकसभा का कार्यकाल जो होता है 5 वर्ष का होता है, लेकिन मंत्रिपरिषद उसे समय से पहले भी भंग करने की सिफारिश राष्ट्रपति से कर सकती है। इसीलिए इसे अस्थायी सदन भी कहा जाता है। लोकसभा को अस्थायी सदन भी कहा जाता है। अब देखिए, लोकसभा का सदस्य कौन बन सकता है, क्या योग्यता चाहिए? तो कई बार आयु पूछ ली जाती है। भारत का नागरिक हो ये तो सभी के अंदर योग्यता पूछी जाती है, किसी की लाभ के पद पर न हो, घोषित या दिवालिया नहीं हो, लेकिन उम्र वाला लोकसभा में कितनी, राज्यसभा में कितनी, राष्ट्रपति के लिए कितनी, उपराष्ट्रपति के लिए कितनी, ये सारी की सारी ध्यान में रखनी है आपको। तो लोकसभा का सदस्य बनने के लिए कम से कम 25 वर्ष की आयु होना जरूरी है। कितनी? 25, लोग 25 ऐसे। आगे देखिए, और लोकसभा के सदस्यों द्वारा अपने में से किसी एक सदस्य को अध्यक्ष एवं एक को उपाध्यक्ष जो चुना जाता है। लोकसभा जो सदस्य होते हैं उनमें से ही एक सदस्य को अध्यक्ष चुन लिया जाता है और एक को उपाध्यक्ष चुन लिया जाता है उन्हीं में से। और लोकसभा की बैठकों का संचालन लोकसभा अध्यक्ष द्वारा किया जाता है। तो लोकसभा के बाद में अब राज्यसभा की बात करते हैं। आपको थोड़ा सा अगर धुंधला भी दिखे तो मैं बता देता हूँ, लगभग तो दिख रहा है। संसद का दूसरा सदन राज्यों का प्रतिनिधित्व करता है। संसद का दूसरा सदन किसका प्रतिनिधित्व करता है? राज्यों का प्रतिनिधित्व करता है। और वो कौन सा दूसरा सदन? राज्यसभा है दूसरा सदन, जिसे उच्च सदन भी कहा जाता है। लोकसभा को निम्न सदन, राज्यसभा को उच्च सदन। इस सदन के सदस्यों का चुनाव राज्य एवं, ये चीज़ ध्यान में रखना आप, राज्यसभा के जो सदस्य होते हैं उनका चुनाव राज्यों एवं संघ शासित राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों के द्वारा किया जाता है। निर्वाचित सदस्य ही इसमें शामिल होते हैं, राज्यों और संघ शासित राज्यों की विधानसभाओं के। राज्यसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या 250 है, वहाँ पर 552, यहाँ पर 250। इसमें 238 सदस्यों का तो निर्वाचन होता है और 12 सदस्यों को राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किया जाता है। लोकसभा में 2 को मनोनीत किया जाता है, यहाँ पर 12 को राज्यसभा में। ये चीज़ है जो पूछी जाती है कई बार। मनोनीत कौन होते हैं? जो किसी क्षेत्र विशेष के अंदर विशेष योग्यता रखते हैं, कला, साहित्य, विज्ञान और समाज सेवा के क्षेत्र में विशेषज्ञ हो, अनुभवी हो। जहाँ लोकसभा अस्थायी सदन था, राज्यसभा वहाँ स्थायी सदन है। इस तरीके से हम तुलनात्मक रूप में अध्ययन करते हुए पढ़ेंगे तो जल्दी याद होगा। लोकसभा अस्थायी सदन, राज्यसभा स्थायी सदन, क्योंकि उसे लोकसभा की भांति भंग नहीं किया जा सकता। मतलब राज्यसभा को, लोकसभा को भंग किया जा सकता है मंत्रिपरिषद की सिफारिश पर राष्ट्रपति के द्वारा। इसके सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष होता है। देखिए, लोकसभा में लोकसभा का कार्यकाल होता है 5 वर्ष का, यहाँ पर राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल होता है 6 वर्ष का, ये ध्यान में रखना। परंतु प्रत्येक 2 वर्ष बाद 1/3 सदस्य सेवानिवृत्त हो जाते हैं। उनके स्थान पर पुनः 1/3 सदस्यों को चुना जाता है। राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए किसी व्यक्ति का भारत का नागरिक और कम से कम 30 वर्ष का हो। देखिए, अब उम्र वाला आपको ध्यान में रखना है। लोकसभा का सदस्य बनने के लिए तो कितने चाहिए? 25 वर्ष चाहिए। और राज्यसभा का सदस्य बनना तो आपको कितने चाहिए उम्र? 30 वर्ष चाहिए। बाकी दिवालिया नहीं हो, लाभ के पद पर नहीं हो, ये सारी की सारी चीज़ें। आगे बढ़ते हैं। राज्यसभा की बैठकों का संचालन उपराष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। उपराष्ट्रपति, जो कि राज्यसभा का क्या होता है? सभापति होता है, पदेन सभापति होता है।
राज्यसभा की बैठकों का संचालन उपराष्ट्रपति द्वारा किया जाता है, जो कि राज्यसभा का क्या होता है, सभापति होता है। और राज्यसभा के सदस्य अपने में से ही किसी एक सदस्य को क्या बनाते हैं, उपसभापति बनाते हैं। संसद यानी कि लोकसभा और राज्यसभा के सदस्य सांसद एमपी कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, एमपी। अब हम बात कर लेते हैं संसद के कार्य एवं शक्तियों की, कि संसद के क्या क्या तो काम है और क्या क्या उनके पावर्स हैं। तो संसद का प्राथमिक कार्य तो है कानून बनाना। संसद का प्राथमिक कानून क्या है, प्राथमिक कार्य क्या है, कानून बनाना। संसद जो है वो कार्यपालिका पर पूर्ण नियंत्रण रखती है। इसके लिए प्रश्नकाल, ध्यानाकर्षण प्रस्ताव, काम रोको प्रस्ताव, अविश्वास प्रस्ताव आदि माध्यमों का सहारा लेती है। इससे वो कंट्रोल में रखती है कार्यपालिका को संसद। संसद की सहमति के बिना कार्यपालिका न तो किसी प्रकार का कर लगा सकती है और न ही किसी प्रकार का व्यय कर सकती है। कोई टैक्स नहीं लगा सकती, कोई खर्च नहीं कर सकती। कार्यपालिका द्वारा बजट को संसद के समक्ष रखा जाता है। बजट के माध्यम से संसद सरकार को आय और व्यय की अनुमति प्रदान है जो करती है, कितना खर्च कर सकते हैं इस क्षेत्र में। संविधान में संशोधन करने की शक्ति संसद के पास है। ध्यान रखिएगा, संविधान में संशोधन करने की शक्ति किसके पास है, संसद के पास। संसद को निर्वाचक शक्तियां प्राप्त है। निर्वाचक शक्तियां, वह राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और अपने पदाधिकारियों के चुनाव है जो वो संबंधी है जो कार्य करती है। संसद महाभियोग के माध्यम से राष्ट्रपति, उच्चतम व उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों के विरुद्ध कार्यवाही कर सकती है। तो ये संसद के पावर्स हैं और कार्य है। आज के पार्ट के अंदर इतना ही। सेकंड पार्ट में जो कुछ भी बचा है इस अध्याय से वो देखेंगे। वीडियो आपको अगर अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक किया करें, सभी को शेयर किया करें और पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को क्लिक जरूर कर लेना, ताकि आने वाले वीडियोज़ की आपको सूचना मिलती रहे। और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करें ताकि और साथियों की भी मदद हो सके।